या बातमीचे प्रायोजक आहेत अफजान ज्यूस अँड फालुदा खजूर ज्यूस, बासुंदी, लस्सी मिळण्याचे सोलापुरातील एकमेव ठिकाण, पेंटर चौक, बीजापुर वेस्ट, सोलापुर। लोक प्रधान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से जो है सोलापुर नगर निगम के यानी कि महानगर पालिका के चुनाव का सब कुछ ये प्रक्रिया वगैरह लेकर तो मतदान होने तक, और मतदान होने के बाद जो चुनाव का नतीजा आया वहाँ तक माहौल बना हुआ था, लेकिन अब माहौल भी खत्म हो चुका है। लेकिन हमारे साथ अभी फिलहाल बाजू में मौजूद है माजी नगर सेवक और एमआईएम के महानगर पालिका के गट नेता रह चुके रियाज खरादी। हम उनसे कुछ चंद बातों की जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। चुनाव तो हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन आगे का कैसा रहेगा और ये चुनाव के नतीजों को लेकर रियाज खरादी इनकी क्या राय है, ये सब उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोक प्रधान पर ये जो वीडियो देख रहे हैं तो इस दौरान हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइबर भी कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। तो रियाज भाई, लोक प्रधान पर आपका स्वागत है। लोक प्रधान पर आप पहले हमारे सवाल का जवाब ये दीजिएगा कि आपकी जो है हार हो चुकी है। आप समाजवादी पार्टी से यहाँ पर पहली बार खड़े हुए थे, इससे पहले आपने एमआईएम से यहाँ पर चुनाव जीता था, क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं सभी प्रभाग के नागरिकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं कि प्रभाग 14 के लोगों ने अपनी पसंद के उम्मीदवार चुने। और जहां तक मेरी हार का सवाल है तो मैं लोगों से यही कहूंगा कि प्रभाग 14 के नागरिकों को ऐसा लगा कि एमआईएम से जो उम्मीदवार है वही मुसलमान है और बाकी जो दीगर पार्टियों से मुसलमान ठहरे हुए थे वो उनको हिंदू समझकर वो एमआईएम को वोट करे। ये पूरा इलेक्शन जात पर हुआ, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ये हमारे नौजवानों को जश्न मनाना था, जो संग्राम जगताप, नितेश राणे, ये लोग जो मुसलमानों पर जो उंगली उठाते थे, भोंकते थे, इनके खिलाफ जश्न मनाने के लिए इन्होंने उम्मीदवारों को चुना है। वरना अगर उम्मीदवार चुनते सही उम्मीदवार तो इस तरह के उम्मीदवार मुस्लिम समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर पूरा जात का निवडणूक हुआ और आगे भी, इसके आगे भी सिर्फ हिंदुस्तान में दो ही पार्टियां रहेंगे, एक मुस्लिम पार्टी और दूसरी हिंदू पार्टी। वैसे ही जो 87 नगर सेवक जो बीजेपी के आए हैं उनके प्रभागों में भी ऐसा ही हुआ कि बीजेपी से जो कैंडिडेट ठहरा था उनको ही उन्होंने हिंदू समझा और जो दूसरे पार्टी से कैंडिडेट थे उनको मुसलमान समझकर हराया गया। ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम इलेक्शन हुआ। इस तरह मैं अपने प्रभाग के लोगों से यही कहूंगा कि क्या काबिलियत और काम करने वाले की कोई कदर नहीं है क्या? कौन आगे बढ़कर अभी काम करेगा? कौन समाज के लिए आगे आएगा? इस तरह से हाल 602 वोट चालू नगर सेवक। और पॉम्पलेट देखो, मेरा पॉम्पलेट में मेरे है ना कामों की लिस्ट है, कितने काम किया, कहाँ काम किया। और ये हाल अगर समाज अगर पढ़े लिखे लोगों का करता तो कौन सा पढ़ा लिखा आगे आएगा और निवडणूक लड़ेगा? इसका मतलब आपको लगता है कि जाति के ऊपर ये चुनाव जीते गए हैं, बीजेपी हो या एमआईएम हो? बिल्कुल बिल्कुल, जात पर ही तो इलेक्शन हुआ, वरना हमारी काबिलियत देखो और चुनकर आने वाले उम्मीदवारों की काबिलियत देखो, क्या कमी थी कि 8 ही मुसलमान आएंगे बराबर, वैसे ही वो 8 ही। आप इससे पहले आपके एक चुनावी सभा में बताया था कि 8 मुसलमान क्या आएंगे। क्यों आपको लग रहा था कि सिर्फ 8 ही आएंगे? क्योंकि मुसलमान तो बहुत भी खड़े थे। जो इलेक्शन जिस तरह से चल रहा था तो जब तक हम सेकुलर लोगों के, हिंदू समाज का साथ नहीं लेंगे, 16, 17 और 22 में हम चुनकर नहीं आ सकते मुसलमान। सिर्फ 2 ही प्रभाग ऐसे थे जहां से मुस्लिम वन साइड आ सकते थे। तो मेरा ये कैलकुलेशन था और मैं कभी भी कैलकुलेशन पर बात करता, मैं कभी इधर उधर की बात नहीं करता। अभी जिस तरह का मुद्दा 8 नगर सेवकों का था तो मैं बार बार यही कह रहा था कि सिर्फ 8 ही नगर सेवक मुस्लिम चुनकर जाने वाले हैं। तो अब आपको तय करना है कि किस तरह से उम्मीदवार जाने चाहिए। अब लोगों को ऐसे उम्मीदवारों से तवक्का थी तो मैं मुबारकबाद ही देना चाहूंगा अपनी जनता को कि आपने सही उम्मीदवार चुने। मुझे बताओ, अभी मामला ऐसा गर्म हो चुका है कि एमआईएम पार्टी 120 से ज्यादा के चुनाव में ये पर नतीजों पर जीत कर आई है। पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक अलग सा माहौल बना हुआ है। उसको लेकर कहीं ना कहीं इससे पहले वारिस पठान साहब ने एक बयान भी दिया था मुंबई में कि एक दिन ऐसा आएगा कि महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री हिजाब वाले कोई बनेगी। अरे कैसा बनेगी? हमारे 8 से 9 एमएलए चुनकर नहीं जाते। 288 में 288 एमएलए
और 7-8 मुस्लिम नगर सेवक अगर वन साइड एमआईएम से भी आते तो हिजाब वाली और दाढ़ी टोपी वाला मुख्यमंत्री कैसा बनेगा? ये कोई बेवकूफ आदमी ही ऐसी बात कर सकता है। ये सिर्फ हिंदुओं को एक करने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है, वरना आप खुद कैलकुलेशन लगाओ। 288 एमएलए हैं और उसमें से 7-8 मुस्लिम अगर वन साइड एक पार्टी से भी जाते तो हिजाब वाली और दाढ़ी टोपी वाला मुख्यमंत्री कैसा बनेगा? और महापालिका के मेयर हिजाब वाली कैसा बनेगी? ये सिर्फ हिंदुओं को एक करने इतिहास में तो बना हुआ है। वो सुनो, महानगर पालिका में भी महापौर मुस्लिम के बन चुके हैं। हाँ, तो और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भी मुस्लिम के हो चुके हैं। तो क्यों नहीं लग रहा है? तो सेकुलर पार्टी से बन सकता, एक जातिवादी पार्टी अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर सकती। कांग्रेस ने अंतोले साहब को बनाया था। अभी सोलापुर में आरिफ महापौर, उमर खान बेरिया, इन्नूस शेख, खाजा दाऊद नालबन, ऐसे कई महापौर हमारे यहाँ हो चुके हैं। ये सेकुलर पार्टियों से हुए हैं, ये एमआईएम से होने वाले नहीं। अगर आज 8 एमआईएम के नगर एमआईएम जातिवादी पार्टी है, ऐसा माहौल बना हुआ है, आपको लग रहा है क्या? अभी देखो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 ही पार्टियां रहेंगे। मैं एमआईएम की बात नहीं कर रहा। या तो हिंदू पार्टी रहेगी बीजेपी और उसके सामने मुस्लिम पार्टी रहेगी। बाकी सब सेकुलर पार्टियों को खत्म करने का ये प्लान है और ये प्लान में सक्सेस भी हो रहा है। आए दिन आप देख रहे हैं कि मुमरा की एक लड़की है जो बहुत कम उम्र में नगर सेवक बनी है एमआईएम पार्टी से। इससे पहले राष्ट्रपति से चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, उनको इस बार टिकट भी नहीं मिला तो जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ जाकर उन्होंने एमआईएम से जीत हासिल की। फिलहाल बहुत उनकी चर्चा हो रही है। उन्होंने एक हाल ही में बयान दिया है, कैसे हारा है बोल के भी कहा है, और मुमरा में पूरी जगह एमआईएम की आएगी, ऐसा बयान भी दिया हुआ है। क्या लग रहा है? तो देखो, ऐसे बहुत सारे लोग बयानात देते हैं, लेकिन मीडिया वही उछालती है जिससे बीजेपी को फायदा होता है। ये लड़की का जो बयान है चुन कर आए, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी आप विकास पर बात करो। इस तरह से अगर आप बात करेंगे कि मुमरा को भगवा बनाएंगे, हिरवा बनाएंगे, तो फिर वो लोग, तो फिर वो 85% है, वो आह्वान करेंगे ना कि पूरे देश को भगवा बनाओ। तो ये भगवा और हिरवा बनाने का छोड़ो, जब तक हम हिंदू और मुसलमान एक होकर हम डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, देश तरक्की नहीं करेगा। आज देखो देश की हालत क्या है, डॉलर 90 रुपए से ऊपर है और सोने और चांदी का भाव क्या है, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। यहाँ आकर सिर्फ 15 मिनट की बात करते हैं और मुस्लिम एरिया में 15 मिनट की बात करते हैं और हिंदुओं को जगाने का काम ये लोग करते हैं। तो इस तरह से ये नुकसान मुसलमानों को हो रहा है, ये हम समझ नहीं रहे। यंग जनरेशन, मैं मानता हूं नीतीश राणे और संग्राम जगताप के जो बयानात है, उस बयानात का जश्न मनाने के लिए हमारे आज ये यंग लड़के सिर्फ अपने रैली में, एमआईएम के रैली में नाचने के लिए इन्होंने इतना बड़ा मुसलमानों का नुकसान किया। पिछली बारी 14 नगर सेवक थे, इस बार 8 पर आकर रुक गए। और सभागार में अभी आज बोलो क्या हालत है, विरोधी पक्ष नेता नहीं रहेगा, वो भी उनके रहमो करम पर है। अगर दिया भी तो क्या समझने वाला, क्या विषय है? इसी को लेकर एक सवाल ऐसा है, अहम उठ रहा है, बहुत सारे लोग भी जानना चाहते हैं कि आप अनुभवी आदमी है, नगर सेवक बोल के आप काम किए, गट नेता बोल के काम किए, आवाज भी हमने आपका देखा है, वहां पर जोरों शोर से रहता था, मुद्दे की बात करते थे। क्या ऐसा लग रहा है कि 102 में से 87 नगर सेवक बीजेपी के है एक तरफा, और बचे हुए 15 में एमआईएम, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना कांग्रेस, ये लोग है। ये 87 के खिलाफ कैसा रणनीति रहेगी, खास करके 8 जो एमआईएम से चुनकर आए हैं उनको? अभी 8 में से मैं अजहर हुंडेकरी को कैपेबल मानता हूँ। अजहर हुंडेकरी ये विषय समझकर, अभी वो किसी के अगर गाइड में अगर काम करता है, जो अनुभवी लोग हैं उनका एक्सपीरियंस लेकर अगर काम करेगा तो अजहर हुंडेकरी ये सभागार को चला सकता है एमआईएम की वजह से। भी है ना, अभी अच्छे हैं, अनुभवी है, सेकंड टर्म में देखो अनुभवी है, लेकिन सभागार में विषय समझना जरूरी है। वहां जाकर विषय पर बोलना चाहिए ना। तो विषय क्या है, एजेंडा किस तरह का है, प्रशासकीय मान्यता के लिए कुछ विषय आते हैं, कुछ बीजेपी के तरफ से विषय आते हैं। तो पहले तो वो सब्जेक्ट तो समझना चाहिए ना कि क्या है, तो इसके लिए एजेंडा पढ़ना चाहिए। एजेंडा पढ़कर जो बोलेगा नगर सेवक, और किसी के भी अगर एक्सपीरियंस वाला है वहां कर जाकर राय मशवरा करने में कुछ हर्ज नहीं। देखो मैं भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आया,
मैं ज्यादातर है ना बीजेपी के जो सीनियर नगर सेवक थे जो चुनकर नहीं आए थे, जैसे कि रामचंद्र जन्नू है और राष्ट्रवादी के विजय फुटाने हैं, मरहूम विजय फुटाने, और रोहिणी तड़वड़कर अभी के जो शहर अध्यक्ष है, मोहिनी पतके, जामगुंडे काका। मैं जब भी एजेंडा आता था तो एजेंडा लेकर इनके पास जाता था कि मैडम ये क्या है, इसमें मेरी आकृति बंद समझ में नहीं आ रहा, ये विषय जो घंटा गाड़ी का है इसका क्या है। तो देखो किसी पर भी सीखना एक आपन है ना, हम जिंदगी भर अगर हम विद्यार्थी रहकर काम करेंगे ना तो सीखने को मिलता। अगर हम खुद शिक्षक बनने जाएंगे तो हमको वो काबिलियत रहना चाहिए कि सामने वाले को सिखाने की। आज ये मालूम हुआ कि लोगों को काम करने वाले की और एजुकेटेड लोगों की कदर और कीमत नहीं रही। एक अंदर की बात हम जानना चाहेंगे। एक ऐसी चर्चा है कि आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार कर ली है, उसकी वजह ये बताना चाहूंगा। चर्चा ऐसी है कि आप जब यमान छोड़कर जब गए, अजीत पवार के गढ़ की तरफ से आपने टिकट लेने की कोशिश की वगैरह, उसके पहले आपको अनवर सादात ने बुलाया था या फोन किया था और बताया था कि आइए हमारे पास, हम आपको टिकट देने के लिए तैयार है, लेकिन आपने यमान से टिकट न लेते हुए ये बड़ी गलती की है, ऐसे एक चर्चा है। ये क्या सच है या क्या है, आप बिल्कुल बिल्कुल झूठ बात है। हाँ। 4 साल पहले ही फारूक शाब्दी ने मुझे पार्टी से अलग थलग किया और ओपन चैलेंज किया याकूब यमार के थ्रू कि अगर रियाज खरादी अगर एमआईएम से टिकट लाता तो हम राजकीय संन्यास लेंगे। ये जब बोलने के बाद उसके बाद से अनवर सादत को मैं कई बार कांटेक्ट किया, लेकिन अनवर सादत ने रिस्पॉन्स दिया नहीं। ये लोग पैसे के लिए अपनी माँ की इज्जत से ज्यादा ये लोग पैसे की इज्जत करते। पैसे लेकर किन लोगों को टिकट दिया ये पूरे शहर को मालूम है। मैं अनवर सादत को यही बोलूंगा कि पैसा सब कुछ नहीं है, इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह ताला है। मुझे आज इज्जत नहीं मिली, जिल्लत मिली, ये अल्लाह ताला की मसलियत होगी, लेकिन मैं कहीं भी कम नहीं पड़ा। मैं राष्ट्रवादी नहीं। अगर अनवर सादात अगर कभी ऐसा बोलेगा कि मैं रियाज खरादी को कॉल किया, मैं 5 से 6 कॉल किया, उसके बाद में ही राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश किया। अनवर सादत ने भी कभी कॉल उठाया नहीं, बात नहीं किया। और फारूक शाब्दी ने तो क्लियर किया कि रियाज खरादी का तो पत्ता कटा, रियाज खरादी को तो टिकट मिलेगी नहीं। मैं राष्ट्रवादी में गया, लेकिन अपने कौम के लिए पार्टी छोड़कर आया। चालू गाड़ी कोई छोड़ता गया। नबी के शान में जो गुस्ताखी करने वाला जो रामगिरी महाराज था, वो पार्टी के साथ इन लोगों ने अलायंस किया शिंदे सेना साथ। मैं राष्ट्रवादी छोड़कर आया और समाज मेरी ऐसी हालत बनाया। इस पर मुझे नहीं चिंतन, आत्मचिंतन करने की मुझे जरूरत नहीं है, ये समाज को करने की जरूरत है। मेरा नुकसान नहीं हुआ, मैं सिर्फ 2.5 लाख रुपए में इलेक्शन लड़ा हूं, 2,50,000 रुपए में। मैं घर बेचकर या कर्जा कर कर इलेक्शन नहीं लड़ा। नुकसान समाज का होगा। अब सभागार में तुम्हारे उम्मीदवार क्या करेंगे ये पूरी कौम देखेगी, जनता देखेगी। मेरे को जो ट्रोल करते, आप देखो एक विशिष्ट समाज के लोग ट्रोल करते और उनके समाज का मुद्दा सभागार में मैं उठाया था। तो रियाज खरादी, कुरैशी समाज हो, बक्कर कसाब समाज हो, बागवान समाज हो, शेख सैयद समाज हो, सभी के मुद्दे उठाया। और ऐसा हाल अगर समाज करता तो कौन पढ़ा लिखा उम्मीदवार, आप बोलते अच्छे लोगों का काम है, कौन आएगा आप बोलो। इस तरह से जो हाल रियाज खरादी का हुआ, मैं अवाम से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में पढ़े लिखों का हाल ऐसा मत करो। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, मेरे को चुनकर आए हुए चारों नगर से उनको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो मेरी किसी के साथ खानदानी दुश्मनी नहीं है। मैं 4 नहीं पूरे 8 मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और उनको एक राय दूंगा। मेरी ये राय रहेगी कि देखो 8 में से पूरे 8 को, उसमें 8 में से 3 तो ऑलरेडी महापालिका के जगह पर कब्जा कर चुके हैं, लैंड माफिया है। बचे 5 हैं। 5 लोगों से मैं हाथ जोड़कर मैं गुजारिश करता हूं कि जहां भी महापालिका की जगह दिखे कब्जा करो, उस पर कब्जा करो, अपना फ्यूचर बनाओ, पैसा कमाओ, ताकत बनाओ। फिर अगले आज 5 साल में यही ताकत तुम्हारे काम आएगी।
तुम अगर महापालिका की जगह पर समाज का काम करने जाओगे तो जनता तुम्हें नकारेगी, तुम्हें धुतकारेगी। तुम महापालिका की जगह पर कब्जा करो, पैसा कमाओ, ताकत बनाओ, फिर अगले 5 साल के इलेक्शन में जाओ। यही मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा। तो ये थे माजी गटनेता और माजी नगर सेवक रियाज खरादी। इन्होंने जो 8 लोग एमआईएम के आए हैं चुनकर, उनके बारे में भी कहा है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था समाज के जो है मुस्लिम समाज के 8 ही नगर सेवक चुनकर आएंगे, ऐसा उनका दावा था और वो कहीं ना कहीं सच भी होता हुआ दिखाई दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने हिजाब वाले मुख्यमंत्री को लेकर भी अपने सामने राय रखी है। साथ ही साथ अभी ये जो नगर सेवक आए हैं उनके बारे में भी राय रखी है, किस तरह से सभागृह चलना चाहिए, किस तरह से विकास होगा। ये अंदरूनी बातों को सवाल जवाब भी उन्होंने दिए हैं कि उनको एमआईएम की तरफ से क्या कुछ किया गया है, क्यों उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा है और उनकी उम्मीद भी है आगे चल के और 5 साल के बाद वो वापस यहाँ पे खड़े रहेंगे। या हाँ, ये मेरा आखिरी इलेक्शन था। राजकीय संन्यास ने मैं समाज सेवा करते रहूंगा। मैं फिर कभी इलेक्शन के लिए सामने नहीं जाऊंगा और ऐसी मिली हालत बनाकर नहीं लूंगा। ये मेरा आखिरी इलेक्शन था। अभी तक मुझे जो चुन कर दिए पिछले 9 साल पहले, उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार जिस लोगों ने मुझे हराया भी है और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी कभी इलेक्शन के लिए कंटेस्ट नहीं करूंगा। तो ये थे रियाज खरादी, जिन्होंने अभी कहा है कि समाज कार्य चलता रहेगा लेकिन इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। देखते हैं आने वाले पल में क्या कुछ होता है। आने वाले 5 सालों बाद जब चुनाव रहेंगे तब ये वापस मैदान में उतरते हैं या नहीं, ये तब की आगे की बात है। लेकिन फिर वक्त तो उन्होंने ये कहा है कि समाज कार्य जारी रहेगा लेकिन चुनाव बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे। लोक प्रधान न्यूज के लिए मैं सलीम खान के साथ इमरान सगरी, सोलापुर। सोलापुरात गेल्या 25 वर्षापासून फ्रेश ज्यूस मिळण्याचे एकमेव ठिकाण अफजान ज्यूस अँड फालुदा। आमच्या इथे स्पेशल फालुदा, खजूर ज्यूस, स्पेशल बासुंदी, स्पेशल आमरस, त्याचबरोबर स्पेशल मलाई लस्सी मिळेल आणि त्याचप्रमाणे विविध फ्रेश फळाचे थंडगार ज्यूस उपलब्ध। फॅमिलीसाठी खास ज्यूस पिण्याची स्वतंत्र सोय, पार्सलची सुविधा। आता घर बसल्या झोमॅटोवर ऑर्डर करा अफजान ज्यूस अँड फालुदा। तर मग चला ना अफजान ज्यूस अँड फालुदा येथे एकदा अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता पेंटर चौक, विजापूर वेस्ट, सोलापूर। कॉन्टॅक्ट 9860804055।